तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है? डीट है? अरे मैं पूछ रहा हूँ डीट है? अरे ठीक है, तो वही तो पूछ रहा हूँ, डीट है नहीं है? हो आपको क्या पता, अभी तो आप बच्चे हो। चलो जी सर, लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, ठीक है ना। हमारा मीन डिस्कस हो गया, मीडियन डिस्कस हो गया, मॉड डिस्कस हो गया और ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस हो गया। डाउट्स हैं? जिसके भी डाउट्स हैं क्लास के बाद रुक के आप डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। क्या हुआ सर? ठीक, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है? देखिए, हार्मोनिक मीन को बोला जाता है हार्मोनिक एवरेज। क्या बोला जाता है? अब अगर मान लीजिए x1 x2 x3 करके xn ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुए? n हुए यार। x1 x2 x3 अप टू सो ऑन टू xn है। अगर ये 10 तक जाता तो कितने ऑब्जर्वेशन होते? 10 होते। 100 तक जाता तो कितने होते? 100। 1000 तक जाता तो कितने होते? 1000। n तक जा रहा है तो मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? n। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ 1 अपॉन x, माने रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, माने जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, लेकिन कब? उनके रेसिप्रोकल का सम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहां पे एग्जाम्पल भी शो कर रखा है, क्या कि अगर मान लो 2 3 5 7 का मुझे अर्थमेटिक मीन, वो हार्मोनिक मीन निकालना है, तो क्या होगा? n इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। भाई 4 ऑब्जर्वेशन हो गए, हाँ या ना? तो 4 अपॉन, अब इन सबका रेसिप्रोकल करके सम, माने क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7। आप इसे चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, मर्जी आपकी है। जैसे 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.33। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2, ठीक है ना। और 1/7 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेंगे आप, इन सबको ऐड करेंगे, 4 डिवाइड बाय करेंगे, आंसर निकल आएगा, हाँ या ना? समझ में आ गया? अच्छा, इन कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी जीरो। कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हुआ तो 1/0 का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। और समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जीरो। समथिंग, भाई देखिए ना, अगर मैं यहां पे लिखूं a डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट, माने a डिवाइडेड बाय 1/0। अब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये नंबर पलट जाएगा, हाँ या ना? 0/1 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। नहीं आई बात समझ में? तो हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योमेट्रिक मीन में था कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए, और ज्योमेट्रिक मीन में एक कंडीशन और थी, या तो सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होने चाहिए या सारे ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होने चाहिए। अगर सभी पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव आएगा, सभी नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव आएगा। नहीं आई बात समझ में? लेकिन हार्मोनिक मीन में एक ही कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा, क्योंकि नेगेटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अच्छा, हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये इस डेफिनेशन की बात करूं तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, ये हो गया n, सही है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? n। सम का मतलब क्या हो गया? समीशन। सम का मतलब क्या हो गया? समीशन। अच्छा, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं आप? अर्थमेटिक मीन। आवाज नहीं आ रही है भाई। जिस चीज का सम निकाल रहे हैं आप, जिस किसी चीज का आप सम निकाल रहे हैं, वो उसका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। भाई अगर मैं कहूं सम ऑफ वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? n डिवाइड बाय सम, माने क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन का उल्टा हो गया।
आवाज नहीं आ रही है बेटा, उधर से गेट बंद कर देना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। समझ में आ गई बात या नहीं आई? और किसका अर्थमेटिक मीन? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। नहीं आई बात समझ में? भाई आप यहां पे सब किसका कर रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन किसका होगा? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का होगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि हार्मोनिक मीन इज डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आंसर क्या होगा? हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। नहीं आया समझ में? यहां पे डैश लगा देगा, यहां डैश लगा देगा, कहेगा डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या आएगा? हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब अर्थमेट वो हार्मोनिक मीन में फिर तीन सीरीज कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल के लिए सिंपल फॉर्मूला हो गया हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू एन का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसका सिंबल? सम। और ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गई बात? नहीं है समझ में? डाउट होना तो चाहिए यार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हार्मोनिक मीन इज, अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ जाती है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या आती है? फ्रीक्वेंसी आती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन ले रखा है इसलिए पहले से यहां पर, और उसको छोड़ दिया था ऐसे ही ताकि आपको करके दिखा सकूं। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। यहां नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने ऑब्जर्वेशन है? 4 अपॉन, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए, 4 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, -5 का रेसिप्रोकल -1/5। नहीं आया समझ में? अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ है ना? तो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? सबको अपने अपने पड़ोसी के सामने देख लो भाई, पक्की बात है ना? एक आध मर आ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी साहब, अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। अब इसका मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन 2 कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है? 1, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है ना? और 5 -5 2 टाइम्स। अब अगर आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना तो सबसे पहले क्या काउंट करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। हाँ या ना? माने यहां पर जो समीशन एफ है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? अच्छा, अब हम निकालेंगे एफ अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि 2 का उल्टा कितना हुआ? 1/2 प्लस 3 को 1, मतलब 3 का उल्टा 1/3 को कितनी बार जोड़ना है? 3 टाइम्स, माने 3/3। नहीं आया समझ में? नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, 4 को कितनी बार जोड़ना है? ना 4 का उल्टा पहले कितना हो गया? 1/4 को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार, माने क्या हो जाएगा? 4/4। फिर -5 का उल्टा -1/5 को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार, तो -2/5। नहीं आया समझ में? तो हम यहां क्या निकाल रहे हैं? एफ अपॉन एक्स ही तो निकाल रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? 1/2, 3/3, 4/4 और -2/5 या 2/-5 बात देखिए। इन सबको जोड़ोगे तो क्या निकल आएगा? समीशन एफ अपॉन एक्स निकल आएगा। हाँ है ना? ये समीशन एफ अपॉन एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ डिवाइड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स कर देंगे, हार्मोनिक मीन निकल आएगा। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो या डिस्क्रीट का हो या कॉन्टिन्यूअस का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, समीशन एन। समीशन एन का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इधर देखिए बेटा, एन का मतलब यहां नेचुरल नंबर से, वो भी फर्स्ट। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर, वो नंबर्स जो हमें मां प्रकृति ने दिए हैं। 1 कहां से आया? किसी को पता है? नहीं।
0 is a man-made number, 1 is a number which is given by the nature. नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? तो 1 से स्टार्ट हो गया n तक का सम, माने अगर 100 तक का सम निकालना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे n plus 1 upon 2, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसे पढ़ेंगे क्या? पढ़ के बताइए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल्स टू n plus 1 upon 2। अच्छा, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, माने जो भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू n plus 1 2n plus 1 upon 6। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, दैट इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन टू n क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बातें किया भाई, स्क्वायरिंग कर दी। नहीं आई बात समझ में? तो तीन बातें हो गई। पहली बात क्या थी? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n plus 1 upon 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n plus 1 2n plus 1 upon 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, या फिर n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? ये 3 पॉइंट का यूज बहुत जगह होता है, इसलिए मैंने नोट करा दिया। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन नोट्स, जो भी आपको नोट्स दिए थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले ये बताइए, हाँ जी बेटा जी, यहां कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? ये कितने ऑब्जर्वेशन है? n। वेरी गुड, ठीक है ना? कितने ऑब्जर्वेशन है? n। तो n अपॉन, अब इन सबका रेसिप्रोकल करके सम, आवाज नहीं आ रही है, 1 का उल्टा 1, 1/2 का उल्टा 1/3 का उल्टा, समझ में आई बात या नहीं आई? अप टू सो ऑन टू n तक। अब ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, हाँ है ना? विच इज इक्वल टू n plus 1 upon 2, हाँ है ना? ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ है ना? n से n कट गया, हाँ है ना? आंसर कितना आ गया? 2 upon n plus 1। नहीं आया मालिक साहब, नहीं आया मालिक साहब, कोई रट्टा मारने वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ये रहा, यहां पे कुछ नहीं है बेटा। हाँ जी, ये x दे रखा है, ये f दे रखा है। ये किसकी सीरीज का क्वेश्चन हो गया? डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन क्या होता है? समीशन f अपॉन x। आवाज नहीं आ रही, पक्की बात है? माने पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबमिशन एफ निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? माने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू प्लस n स्क्वायर, हाँ है ना? ये क्या हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया, हाँ है ना? क्या हो जाएगा? n plus 1 2n plus 1 upon 6। तो देखिए साहब, ये आ गया n plus 1 2n plus 1 upon 6। अब हमें क्या निकालना है? सबमिशन f अपॉन x निकालना है, हाँ है ना? माने f डिवाइड बाय x, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 1, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 1 plus 2 plus 3 up to so on to n, which is equals to sum of n natural number, which is equals to n plus 1 upon 2, हाँ है ना? दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर निकल आया। ऐसे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का यूज कहां होता है? हार्मोनिक मीन इज यूज टू फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए और एवरेज मार्केट प्राइस को फाइंड करने के लिए। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? जब अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो। जैसे अगर मैं बात करूं होलसेल मार्केट की, अगर मैं बात करूं जैसे ये पेन है, होलसेल मार्केट में ये पेन अगर लिखने वाला पेन है तो वहां किस हिसाब से मिलता है? पूरे डिब्बे के हिसाब से, कि भाई डिब्बे का प्राइस इतने का, उसके अंदर 100 पैकेट निकलेंगे, एक पैकेट में 12 पेन होंगे। नहीं आई बात समझ में?
तो एक पेन की कीमत क्या आएगी, अलग निकल के आएगी। सही है ना बात, गलत तो नहीं है। उसके बाद आप जाते हो मिनी होलसेल पे, माने जो पैकेट के हिसाब से बेच रहा है, तो वो कहता है भाई ये एक पैकेट जो है 15 रुपए का, उसमें 12 पेन है, तो एक पेन की कीमत अलग निकल के आएगी, हाँ या ना। फिर आप जाते हो रिटेल शॉप पे, रिटेल वाला क्या देता है, सिंगल पीस देता है। नहीं आई बात समझ में, वो कहता है साहब ऐसा 3 रुपए का एक पेन है, लेना हो लो, ये तो आगे बढ़ो। तो जब कभी भी आपको मार्केट प्राइस डिफरेंट दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन निकालेंगे टू फाइंड द एवरेज मार्केट प्राइस। नहीं आई बात समझ में, और एवरेज स्पीड की बात अभी हम कर ही ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अच्छा केस फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में जरा ध्यान दीजिएगा, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट या सेम, मतलब कोई बंदा गया और लौट के आया, माने रूट सेम है, रूट क्या है, सेम, तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम या कांस्टेंट। बेटा जी कहां चले गए थे, घर तक पकौड़ी खाने? अरे आज मम्मी ने पकौड़ी बनाई थी, मैं छोड़ के आई हूं, हार्मोनिक मीन पढ़ रही हूं, बताओ। हाँ जी, तो जैसे कोई बंदा गया और लौट के आया, तो भाई हम ये मान के चलेंगे रूट सेम है। रूट सेम का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस सेम हो गई या डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो उस कंडीशन में सीधे सीधे एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, सीधे सीधे नंबर ऑफ स्पीड्स, जो भी आपको स्पीड्स दे रखी हैं। जैसे मैंने कहा कोई बंदा, राम नाम का बंदा है, वो अपने घर गया और लौट के आया एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और लौट के आया 60 किलोमीटर पर आवर। तो यह कितनी स्पीड से, 2, तो क्या हो जाएगा 2/1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3, माने सभी स्पीड्स के रेसिप्रोकल का सब, माने 1/40 प्लस 1/60, दैट इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। नहीं आए बात समझ में, तो चाहे कितनी भी स्पीड दे रखी हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो जो भी आपको स्पीड्स गिवन है उनका आप हार्मोनिक मीन निकालेंगे, माने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गई बात, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। हाँ जी बेटा जी, आगे आपको समझ में, पक्की बात है। पीछे क्या नाम है आपका, दिशा जी, जी। अच्छा सेकेंड केस, इफ डिस्टेंस आर नॉट सेम, भाई ये भी तो हो सकता है डिस्टेंस सेम ना हो। हम जाते हैं यहां से, हम भाई जाना था घर, पहले चले गए V3S मॉल, सॉरी V3S याद आ रहा है लक्ष्मी नगर का, वी मार्ट मॉल, ठीक है ना, फिर उसके बाद कहीं और घूमने खाने पीने चले गए टेम्पटेशन पे, फिर उसके बाद घर चले गए, तो तीनों जगह स्पीड अलग अलग होगी। आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना, उस कंडीशन में, और तीनों जगह स्पीड भी अलग होगी और तीनों जगह डिस्टेंस भी अलग होगी, हाँ या ना। तो अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, मान लीजिए D1 D2 D3 करके D एंड स्पीड्स है, वो D एंड डिस्टेंस है, तो हार्मोनिक मीन माने एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नहीं आई बात समझ। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू सो ऑन टू DN, हाँ या ना। और टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। तो पहला टाइम क्या होगा, D1 अपॉन S1, नहीं आई बात समझ। दूसरा टाइम क्या होगा, D2 अपॉन S2, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, D3 अपॉन S3, नहीं आई बात समझ में। और लास्ट में क्या होगा, DN अपॉन S1, नहीं आई बात समझ में। कोई रटने वाली बात, कोई फॉर्मूला याद तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। अगर डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्टली स्पीड का क्या निकाल लेंगे, हार्मोनिक मीन। और डिस्टेंस सेम नहीं है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस दे रखी है उन सबको सम कर देंगे, और टाइम निकालने के लिए हर एक का अलग अलग टाइम निकालेंगे और उन सबको एड अप कर देंगे। नहीं आई बात समझ, नहीं आया, पक्की बात है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब कंबाइंड और ग्रुप्ड हार्मोनिक मीन, देखिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पॉसिबल था, याद करिए। अगर N1 और N2 दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका अर्थमेटिक मीन x बार 1, इसका अर्थमेटिक मीन x बार 2,
इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या, वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। नहीं आया समझ में? ये क्या कहलाता था, कंबाइंड और पूल्ड और ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन। हाँ है ना? अगर यहां पे ये होगा G1 और ये हो गया G2 ज्योमेट्रिक मीन, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, याद करिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप G1 की पावर G2 इंटू, पहले तो G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर, और टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में N1 प्लस N2। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो देखिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पॉसिबल था, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है, बिल्कुल सेम वे में कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी पॉसिबल है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। ये कैसे आया? ये कैसे आया भाई? देखिए ध्यान से देखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हाँ या ना? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब इन दोनों का एक्सचेंज कर दूं आपस में, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n अपॉन HM। आवाज नहीं आ रही है? तो पहले वाले का सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, N1 अपॉन H1। दूसरे वाले का सम क्या होगा, N2 अपॉन H2। टोटल ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं है? नहीं, पक्की बात है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट मैंने अपने पास से दिया है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। मान लीजिए दो ऑब्जर्वेशन है A और B, अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन पूछूं तो क्या होगा, A प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन पूछूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट AB। भाई दोनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/2। आवाज नहीं आ रही? भाई दोनों का प्रोडक्ट कितने ऑब्जर्वेशन है 2, तो पावर 1/2 माने अंडर रूट AB। अच्छा हार्मोनिक मीन क्या होगा, कितने ऑब्जर्वेशन है 2, 2 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 2AB अपॉन A प्लस B। नहीं आई बात समझ में? रटने वाली बात तो नहीं है, पक्की बात है। अब अगर मैं यहां से देखूं, ध्यान से देखिएगा, इस AB का मतलब ध्यान से देखिएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB, माने ये हो जाएगा HM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही है? और A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये अर्थमेटिक मीन था, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाँ या ना? 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, HM इंटू AM इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। हाँ या ना? तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। हाँ या ना? नहीं आया मालिक समझ? कोई रट्टा मारने वाली बात? अच्छा अब इसकी डेफिनेशन से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां नाम दे दूं C, तो ये C क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। हाँ है ना? C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो जरा ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। भाई अगर मैं इसे A मानूं, इसे B मानूं, इसे C मानूं, तो C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नहीं आया मालूम? अरे नहीं आया, पक्की बात है, रट्टा मारने वाली बात तो नहीं कोई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा कौन होगा, अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा और सबसे छोटा, ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं इन एनी ऑब्जर्वेशन। माने ऑब्जर्वेशन अगर सेम है, मान लो 3 3 3 3 3, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, 3 3 3 3 3, कितने ही लिख लो, मीन कितना आएगा 3, मीडियन कितना आएगा 3, मॉड भी क्या आएगा 3, ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा 3, हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा 3। नहीं आई बात समझ में?
तो उस कंडीशन में तीनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन हुए तो सबसे बड़ा कौन आएगा, उससे छोटा और सबसे छोटा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। हार्मोनिक मीन खत्म हो गया। जय श्री राम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या हुई, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन द कैलकुलेशन ऑफ द हार्मोनिक मीन नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी जीरो, कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ अपॉन समीशन एफ अपॉन एक्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, या फिर एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। अच्छा, इसके बाद बेस वाले क्वेश्चन ये समझ में आ गए या नहीं है। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन यूज कहां किया जाएगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज मार्केट प्राइस के लिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो मेथड है। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो क्या करेंगे, जो भी स्पीड्स गिवन होंगी उनका क्या निकाल लेंगे, हार्मोनिक मीन। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुई तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंबाइन ऑफ ग्रुप हार्मोनिक मीन पॉसिबल है, हाँ या ना। अगर n1 n2 दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका हार्मोनिक मीन h1 h2 रिस्पेक्टिवली है, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होगा, n1 प्लस n2 अपॉन में n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा कौन होगा, अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा और सबसे छोटा, ये तीनों बराबर हो सकते हैं अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हुए। लेकिन अगर सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग है तो सबसे बड़ा कौन होगा, अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा और सबसे छोटा। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा जी, अब हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन माने डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन क्या होता है सर, डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखिए, डिस्पर्जन इज अमाउंट ऑफ डेविएशंस। डेविएशन का सेंस क्या होता है, किन्हीं दो चीजों को माइनस कर दे तो क्या बोलते हैं, डेविएशन। मैंने पहले भी बताया था, स्टैटिस्टिक्स में किन्हीं भी दो चीजों को अगर माइनस किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे। तो डिस्पर्जन क्या है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब सम। सम किसका, डेविएशंस का। अब डेविएशन किसके किसके बीच का, ऑब्जर्वेशन और एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी कितने तरीके की होती है, तीन। कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मॉड। माने आप डेविएशन किसके किसके बीच का निकालोगे, ऑब्जर्वेशन और सेंट्रल वैल्यू के बीच का। सेंट्रल वैल्यू का मतलब वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मॉड भी हो सकता है। इसलिए वर्ड एप्रोप्रिएट यूज किया गया है कि वो विद रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन डिसाइड होगा। नहीं आई बात समझ, क्लियर हो गई बात। तो डिस्पर्जन इज द सम या अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन जितना मतलब क्या शो करेगा, एक टाइप की एरर को शो करेगा। किसको शो करेगा, माने कोई भी डेटा अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, माने एरर को शो करेगा। तो डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा, डेटा उतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट होगा, या ये कहें डेटा उतना ज्यादा कम कंसिस्टेंट होगा। नहीं आई बात समझ में। और डिस्पर्जन जितना कम होगा, डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, या ये कहें उतना
कम इनकंसिस्टेंट होगा। नहीं आई बात समझ में? तो डिस्पर्जन शोज अ टाइप ऑफ एरर ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है ना, बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, मींस इफ डिस्पर्जन इज हाई एंड लो और जीरो, तीन ही केस पॉसिबल है। या तो बहुत ज्यादा होगा, या बहुत कम होगा, या बिल्कुल नहीं होगा। तीन ही केस पॉसिबल है, चौथा केस तो बनेगा भी नहीं। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि अगर डिस्पर्जन हाई हुआ, इट मींस डेटा इज मोर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट माने खराब है। नहीं आई बात समझ में? या ये कहे डेटा इज लेस कंसिस्टेंट, बात एक ही है। नहीं आई बात समझ? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि माने एक प्रॉपर वे में डेटा नहीं चल रहा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में? भाई आप खुद सोचिए ना, अगर डेविएशन, अगर एरर, भाई डेविएशन किसके किसके बीच का है? ऑब्जर्वेशन और सेंट्रल वैल्यू के बीच का, हाँ या ना? अगर वो ज्यादा आया, इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू और ऑब्जर्वेशन के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, माने उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है, माने डेटा की कंसिस्टेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? और अगर डिस्पर्जन लो है, माने डेटा क्या है? ज्यादा कंसिस्टेंट, माने उतार चढ़ाव बहुत कम है, डेटा एक्यूरेसी में है, माने जहां पे सेंट्रल वैल्यू है उसी के आसपास बाकी सारे ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अगर डिस्पर्जन जीरो है, इसका मतलब जो सेंट्रल वैल्यू है बिल्कुल उसी के पास सारे ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं, बिल्कुल वही है ऑब्जर्वेशन, डेटा 100% कंसिस्टेंट है। कहते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब जो आपने कल कहा था या जो आपने कल गाना गाया था, आज उस वे में नहीं गाया, कंसिस्टेंसी आपकी टूट गई, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। और क्या कहते हैं, अगर जजेस कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, माने आपने दिन ब दिन इंप्रूवमेंट किया या उसी वे में चल रहे हो, इसका मतलब जैसे आप कल थे वैसे आप आज भी हो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? भी आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी साहब, डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एरर कभी नेगेटिव नहीं। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। कोई भी डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कम से कम वैल्यू क्या होगी? जीरो। और डेटा जितना, वो डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा, डेटा उतना कम कंसिस्टेंट होगा। डिस्पर्जन जितना कम होगा, डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। नहीं आई बात समझ में? तो डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट्स लीस्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। डिस्पर्जन अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब क्या होगा? इनटू और डिवाइड। माने अगर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सभी ऑब्जर्वेशन में या डिवाइड करेंगे, तो डिस्पर्जन भी उसी वे में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं, अनुज भाई आपकी एज 19 ईयर्स, मयंक मेरी एज 34 ईयर्स, ठीक, डिफरेंस 15 years. Am I right? After 6 years, अनुज भाई आपकी एज 25, मेरी एज 40 years, डिफरेंस कोई चेंजेस नहीं आए, डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आए। माने अगर मैं पर्टिकुलर क्वांटिटी जोड़ रहा हूं दोनों में और घटा रहा हूं, तो डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एज डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 38, तो हो जाएगा 68, डिफरेंस हो जाएगा 30। तो देखिए डेविएशन क्या हो गया? डबल हो गया। नहीं आई बात सुनना? तो जितने भी डिस्पर्जन है, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो, जो हम पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं डिस्पर्जन पे, डिस्पर्जन के, उन सभी में ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
किसका फर्क पड़ेगा? स्केल का। दूसरी बात, कोई भी डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट? तो डिस्पर्सन की डेफिनेशन क्या थी? डिस्पर्सन इज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। If dispersion is high, then the data is less consistent. If dispersion is low, then the data is more consistent. Dispersion can never be negative. Least value is always equals to 0. Dispersion is not affected due to change of origin, but affected due to change of scale. कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा जी सर, नाराज तो नहीं है आप लोग? समझ में आ रहा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, दूसरा है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट क्वांटिटी और रिलेटिव का मतलब है परसेंटेज से। जैसे भाई साहब आपके मार्क्स आए, ये भाई साहब, ये दूसरे भाई साहब और ये तीसरे भाई साहब, ये नाम संयम जी, अनुज जी और मयंक। संयम जी के मार्क्स 5, अनुज जी के 10, मयंक के 15, सबसे अच्छे मार्क्स इसके। इनके आए 150 में से 15, इनके 15 में से 10 और इनके 5 में से 5। अब हाँ देखिए, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होना एक अलग चीज है, परसेंटेज होना एक अलग चीज है। नहीं आई बात समझ में? ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ये इसकी परसेंटेज है। नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ठीक है ना। अगर कंपैरिजन करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? परसेंटेज का। एब्सोल्यूट से तो कोई हमारा लेने देने नहीं है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो एब्सोल्यूट को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा क्वार्टाइल। इन सबके परसेंटेज यहां पे आ गए। पहला कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ना बोल के वेरिएशन बोल दिया जाता है, चौथा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एक एक करके इन सबको पढ़ना है और जय श्री राम हो जाएगा इसका। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट मैंने नोट करा है। पहली बात, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हैज अ यूनिट। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की यूनिट होगी, जबकि रिलेटिव की, परसेंटेज की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। बट रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हैज नो यूनिट। दूसरी बात, फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा वी यूज, किसका यूज करेंगे? रिलेटिव का। एब्सोल्यूट का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अच्छा आगे आ जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा? रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। माने रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट हैज अ यूनिट, it can never be negative, its least value is always equals to 0, it is not affected due to change of origin but affected due to change of scale। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं आया समझ में? कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर, माने इसकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो L माइनस एस माने दैट इज रेंज, और किसके बिहाफ पे निकला है? किसके बिहाफ पे निकला है? L और S के बिहाफ पे निकला है, तो डिवाइडेड बाय L प्लस एस। नहीं आई बात समझ में? अच्छा अगर इंटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा, और नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ? पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है रेंज इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है ना। रेंज का यूज कहां होता है? क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसेस। आपने रेंज वर्ड सुना होगा जब आप खरीदारी करने जाते हो। दुकानदार क्या पूछता है? किस रेंज का दिखाऊं? तो आप उससे क्या पूछते हो? तेरे पास किस रेंज की है? बोले मेरे पास तो 50,000 तक के सूट है। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो, 100 वाला दिखाओ। नहीं आई बात समझ में? तो वो रेंज आपसे क्या पूछ रहे हैं? कहां से कहां तक की क्वालिटी को आप कंट्रोल करना चाहते हो,
नहीं आई बात समझ में? अब जैसे स्टोर 99 है, उसमें सारे आइटम्स क्या होते हैं 99 के, तो उसकी रेंज क्या हो गई 0, क्योंकि हर एक आइटम क्या है 99 का है। नहीं आई बात समझ में? भाई क्वालिटी तो तब इंक्रीज और डिक्रीज करेगी ना जब उसमें वेरिएशन होगा। आवाज ही नहीं आ रही है, नहीं आई बात समझ में? तो रेंज का यूज कहां होता है? इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। रेंज हैज लो अफेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। वो प्रॉपर्टी पड़ी थी सेंट्रल वैल्यू में, तो रेंज पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का बहुत कम फर्क पड़ता है, ना के बराबर। भाई अगर कोई वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी आ गई तो फर्क पड़ेगा, और नहीं आई तो फर्क नहीं पड़ेगा, या स्मॉलेस्ट से छोटी आ गई तो भी फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू। क्या लिखा हुआ बेटा? अबाउट सेंट्रल वैल्यू। अबाउट सेंट्रल वैल्यू का मतलब ये 3 तरीकों से निकल सकता है, मीन से, मीडियन से और मॉड से। भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल सकता है, और मीन डेविएशन अबाउट मॉड भी निकल सकता है। तो जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे हम निकालेंगे। नहीं आई बात समझ में? आवाज ही नहीं आ रही यार, पक्की बात है जी? जी। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? सबसे पहले तो ये किसका सिंबल है? सम, और ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन डेविएशन अबाउट सेंटर वैल्यू, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? मीन, अर्थमेटिक मीन। आवाज नहीं आ रही है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। जी, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। आवाज नहीं आ रही है? तो मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन, वो मीन डेविएशन अबाउट सेंटर वैल्यू इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका? देखो यहां 2 चीजों को माइनस किया गया है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन मॉड लगा हुआ है एब्सोल्यूट डेविएशन। नहीं आया समझ में? तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन of the observation and their central value। नहीं आई बात समझ में? डेफिनेशन क्या भाई जरा बताइए? मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द एंड देयर इट हैज अ यूनिट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, its least value is always equals to 0, it is not affected due to change of origin but affected due to change of scale। नहीं है बात समझ? अच्छा, it is based on, ये किस पे based है? it is based on absolute deviation। ये किस पे based है? and calculated on behalf of central value। हाँ है ना? किसके behalf पे कैलकुलेट हो रहा है? सेंट्रल वैल्यू। अब इसी वजह से इसका कोफिशिएंट क्या होगा भाई? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय किसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है? सेंट्रल वैल्यू के, तो अपॉन में सेंट्रल वैल्यू। भाई जैसे अभी रेंज में था, रेंज किसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा था? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो डिवाइडेड बाय एल प्लस एस किया था। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल सेम वे में मीन डेविएशन किसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है? सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पे। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू डिवाइडेड बाय सेंट्रल वैल्यू। माने अगर आपने मीन डेविएशन मीन से निकाला तो अपॉन में क्या आएगा? मीन इनटू 100%। अगर आपने मीडियन से निकाला तो अपॉन में क्या आएगा? मीडियन इनटू 100%। अगर आपने मॉड से निकाला तो अपॉन में क्या आएगा? मॉड इनटू 100%। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? पक्की बात है? नीचे देखिए क्या लिखा है? मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल वैल्यू। क्लियर हो गई बात? मीन डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट्स लीस्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या थी याद करिए? द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। तो बिल्कुल सेम वे में मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, क्योंकि ये मीडियन की प्रॉपर्टी थी। भाई अगर एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन के बेसिस पे निकालते तो वो मिनिमम आता था, तो यहां पे मीन डेविएशन में क्या आएगा? मिनिमम आएगा। लेकिन कब? जब वो किसके बेसिस पे निकाला जाए? मीडियन के बेसिस पे निकाला जाए। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां पे ये जो आपका मीन डेविएशन में फॉर्मूला था, ये जो कहलाता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये
सबमिशन मॉडुलस में x माइनस सेंटर वैल्यू, इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये किसका सिंबल, सम, सम किसका, किसके किसके बीच का, ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। कभी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है, इफ द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज 20 फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस देन फाइंड द मीन डेविएशन, तो 20/10 माने 2। नहीं आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए नोट करिए पहले इतना। में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि मीन डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट्स लीस्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है ना। मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर सेंट्रल वैल्यू। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा, मीन डेविएशन इज मिनिमम, कब मिनिमम आएगा, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। अच्छा, बात हो रही थी इसकी कि सर समीशन, इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर सेंट्रल वैल्यू। अब इसका यूज क्या है, जैसे क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, पहले तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब, सम का मतलब समीशन, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब किन्हीं दो चीजों को माइनस किया गया, लेकिन किसमें, मॉडुलस में। फ्रॉम मॉड माने ऑब्जर्वेशन को माइनस किया गया किससे, मॉड से, माने ये x माइनस मॉड दे रखा है आपको, आवाज नहीं आ रही है, कितना दे रखा है, मॉड की वैल्यू कितनी है 25, चलो वो बात की बात है। फॉर 20 ऑब्जर्वेशन माने ये n है, आवाज नहीं आ रही है, कितना दे रखा है आपको 200, माने इसकी वैल्यू कितनी रखी है 200। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पता करने से पहले हमें पता क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन, तभी तो कोफिशिएंट पता लग पाएगा। आवाज नहीं आ रही है, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, समीशन मॉडुलस में x माइनस मॉड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, माने 200 डिवाइड बाय n कितना है 20, कट के कितना आ गया 10। ये तो क्या निकल के आया, मीन डेविएशन, लेकिन हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन अपॉन सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू यहां पे क्या रखी है, मॉड, मॉड कितनी है 25, माने ये हो जाएगा 10/25। अगर इंटू 100% करेंगे तो आएगा परसेंटेज में, नहीं तो जय श्री राम भाई, ये हो जाएगा 2/5 माने 0.4, और इंटू 100% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40%। नहीं आए बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन 3 तरीके से निकल सकता है। एक तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और एक मीन डेविएशन अबाउट मॉड। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है फॉर दिस सीरीज, इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज के लिए आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। अब सबसे पहले अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो पहला काम क्या होगा, मीन निकालने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का, हाँ या ना भाई, ये हमारे लिए क्या हो गया, x हो गया, हाँ या ना। अब हमें क्या चाहिए होगा, अरिथमेटिक मीन चाहिए होगा, हाँ या ना। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 + 2 + 5 + 11 + 20 माने कितना हो गया 40/5 का मतलब 8 यूनिट आ गया। अब मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ये x माइनस अरिथमेटिक मीन, हाँ या ना, माने 2 - 8 कितना हो गया 6 माइनस का, लेकिन क्या करेंगे मॉडुलस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा +6, 2 - 8 -6 क्या हो जाएगा +6, क्योंकि मॉडुलस है, नेगेटिव भी होगा तब भी क्या कर देंगे पॉजिटिव। 5 - 8 +3, 11 - 8 3, 20 - 8 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 6 6 12 3 15 3 18 12 30/5 का 6 यूनिट। नहीं आया मालिक समझ, ये मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन निकल आया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर मीडियन के थ्रू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे मीडियन, सबसे पहले क्या निकालेंगे
मतलब आप देखिए सेंट्रल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना आता तो उसमें को कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई या नहीं है? मीडियन कितना होगा भाई? मीडियन इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। पहले ये चेक कर लो ये अरेंज है या नहीं है। अरेंज है। n कितना है? n कितना है? 5 5 और 1 6 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5। नहीं आया मालिक समझ में? अब मीन डेविएशन कितना होगा? 2 - 5 3 + 0 + 6 + 15/5। 15 6 21 और 3 24 3 27 माने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 5.4 यूनिट। नहीं आया मालिक समझ में? अब मॉड की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा? मॉड पता करने का। मॉड कितना हो गया? 2। अब मीन डेविएशन कितना हो जाएगा? 0 + 0 + 3 + 9 + 18 डिवाइड बाय 5। तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड कितना आ गया? 6 यूनिट। अब जरा चेक करो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है? मीडियन वाले की आ रही है, और आनी भी चाहिए थी। तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आवाज नहीं आ रही है? मीन डेविएशन इज ऑलवेज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। नहीं आई बात समझ में? अच्छा ये तो मीन डेविएशन निकला। अगर मैं इनका कोफिशिएंट पता करना चाहूं तो क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा भाई? मीन डेविएशन माने 6 अपॉन किसके ब्याह पे निकला है? अपॉन 8 × 100%। नहीं आया समझ में? जैसे इसका मीन डेविएशन 5.4 किसके ब्याह पे निकला है? अपॉन 5 × 100%। इसका मीन डेविएशन 6, ये किसके ब्याह पे निकला है? 2 × 100%। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई रट्टा मारने वाली बात तो नहीं है। चाहे इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, किसी भी सीरीज के लिए मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी सेंट्रल वैल्यू के थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? सेंट्रल वैल्यू निकालने का। उसके बाद काम क्या होगा? एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने का। तो इसलिए कहा गया मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल वैल्यू। नहीं आई बात समझ में? अब पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अभी भी नहीं समझ में आया? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी से इनटू कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आएगा? समीशन आएगा। अरे मालिक ठीक है। अच्छा कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट सेंटर वैल्यू अपॉन सेंटर वैल्यू। हाँ है ना भाई? मेन काम तो पहले मीन डेविएशन पता करने का है, और उसको पता करने के लिए पहले ही हमें सेंटर वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ है ना? तो जो भी मीन डेविएशन निकल के आएगा डिवाइड बाय सेंटर वैल्यू कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नहीं आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं सर। अब मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आप जानते हैं प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल माने इनटू और डिवाइड का फर्क पड़ेगा। हाँ है ना? चाहे वो कोई भी डिस्पर्जन हो, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, किसी पे भी ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा? स्केल का। नहीं आई बात समझ में? अच्छा मान लीजिए x को चेंज किया गया y में such that y equals to a plus bx where a and b are constant। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ओरिजिन क्या है, माने क्या है? x में मैंने पहले b की मल्टीप्लाई करी फिर a जोड़ा, तो क्या जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं भाई? a या b में से क्या चीज मैं जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं? ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? बताओ। a क्या कर रहा हूं? ओरिजिन क्या हुआ? अरे a भाई मैंने x को चेंज किया y में, माने ऑब्जर्वेशन x था, उसमें चेंजेस कुछ करके मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके उसे चेंज कर दिया गया y में। किस तरीके से चेंज किया कि मैंने x में पहले b एक नंबर मान लीजिए, x में मैंने पहले b की मल्टीप्लाई करी और फिर जो भी निकल के आया उसमें a जोड़ दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें ओरिजिन क्या है? वही तो पूछ रहा हूं। ए ओरिजिन क्या है? ए। तो ओरिजिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कट कर दिया। किसका फर्क पड़ेगा? बी का। लेकिन क्या कोई डिस्पर्सन कभी नेगेटिव हो सकता है? तो अगर ये बी नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे। हाँ या ना? अपने पास से मॉडुलस लगा दें। हाँ या ना? क्योंकि हमने ये बात पहले ही पढ़ रखी है कि कोई भी डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव
हो ही नहीं सकता। तो देखिए लिखा हुआ है, ओरिजिन हुआ ए, स्केल हुआ बी, देन मीन डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ बी इनटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स। नहीं आया समझ? अच्छा, ये प्रॉपर्टी सभी में अप्लाई होगी। रेंज ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ बी इनटू रेंज ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ बी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ बी इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स। नहीं आया मालिक समझ में? कोई रट्टा मारने वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज नन ऑफ द डिस्पर्सन कैन नेगेटिव, बात समझ में आ गई, रीजन भी दे रखा है मैंने। अब क्वेश्चन दे रखा है, इफ मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 4 यूनिट, मीन डेविएशन ऑफ एक्स कितना रखा है आपको, 4 यूनिट, देन फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस। पहले बताओ इसमें ओरिजिन क्या हुआ, 5। कट कर दूं? नहीं आया समझ में? इसका तो फर्क पड़ना ही नहीं है। अब सीधे सीधे एक्स की जगह लगा दें, 4 लगा दें, तो न्यू मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12/2, 6 यूनिट। कहानी खत्म। नहीं आया समझ में? कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना सर, कुछ याद नहीं करना, सिंपल सी बात चल रही है। अरे मालिक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 7 यूनिट, देन फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस। उसमें ओरिजिन क्या हुआ, पहले इसमें ओरिजिन क्या हुआ, कट कर दूं? नहीं आया समझ में? एक्स की जगह कितना लगा दें, 7 5 35/3 माइनस 35/3। कोई भी डिस्पर्सन नेगेटिव तो कितना हो जाएगा, 35/3। नहीं आया बेटा जी समझ में? 3 से 3 काट दे, 5 बचेगा। हाँ जी साहब। अब मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 3 यूनिट, मीडियन ऑफ एक्स इज 10 यूनिट, और ये रिलेशनशिप दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई पूछा, बहुत ध्यान समझना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, मीन डेविएशन ऑफ वाई, एम आई राइट, अपॉन मीडियन दे रखा है, तो मीडियन ऑफ वाई। हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही है भाई। कोफिशिएंट पता करने के लिए मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय सेंट्रल वैल्यू, भाई सेंट्रल वैल्यू हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है। आवाज ही नहीं आ रही है। अब ये बताओ मीन डेविएशन ऑफ वाई पता करने के लिए पहले तो इसमें ओरिजिन क्या हुआ, इसमें ओरिजिन क्या हुआ, इसमें ओरिजिन क्या हुआ? नहीं, ओरिजिन सिर्फ ओरिजिन की बात हो, 5 ही तो हुआ बेटा। इसमें ओरिजिन क्या हुआ, इसको कट कर दे, इसको इग्नोर कर दिया हमने, अभी इग्नोर कर दिया। और x की जगह कितना लगा दें, 3। नहीं आए समझ में? तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो मीन डेविएशन ऑफ y होगा। हाँ या ना? 3 3 9/2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? y की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आएगी, 9/2 आएगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया, पक्की बात है। अपॉन अब मीडियन ये बताओ मालिक, मीडियन पे ओरिजिन का फर्क पड़ता था या नहीं? मीडियन पे ओरिजिनल स्केल दोनों का, जितनी भी सेंट्रल वैल्यू थी उन सभी पे ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है, स्केल का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जितने भी डिस्पर्सन है उन सभी पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केल का फर्क पड़ता है। नहीं आई बात समझ में? तो अब इसमें हम कुछ कट नहीं कर सकते, हम सीधे सीधे एक्स की कितना लगाएंगे, 10 लगाएंगे। हाँ या ना? तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, मीडियन ऑफ y होगा। हाँ या ना? 10 3 जा 30 और 5 35/2। अरे मालिक ठीक है भाई, सीधे सीधे y की वैल्यू निकालनी, 2 से 2 कट गया, जय श्री राम हो गया, कहानी खत्म हो गई। नहीं आया मालिक समझ में? मीन डेविएशन में कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया, पक्की बात है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है? थैंक यू।